तो नमस्कार साथियों, हिंदी सरोज ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुमित गौतम और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि यूनिट नंबर 2 है। ये यूनिट जितनी आवश्यक नेट जेआरएफ वालों के लिए है, उतना ही ज़रूरी ये D3+B असिस्टेंट प्रोफेसर आदि एग्जामों के लिए है। कोई भी एग्जाम होता है हिंदी के बेस पर, उसके लिए ये वाली यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रचनाएं और उनके रचनाकार यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली क्लास जाके देख सकते हैं। आगे शुरू करते हैं। आज काल विभाजन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इसमें कि हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहासकारों ने कई तरीके से काल विभाजन किया है, तो ये काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन इतिहासकारों ने काल विभाजन किया क्यों? आवश्यकता क्या थी इसकी? ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है साहित्य में हो रहे दिशा परिवर्तनों को ज्ञात करना। हिंदी साहित्य में जो परिवर्तन हो रहे थे, जिस हिसाब से हिंदी का साहित्य चेंज होता जा रहा था, भाषाएं बदलती जा रही थी, परिस्थितियां बदलती जा रही थी, उसके कारण हमें काल विभाजन की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट है साहित्यिक प्रवृत्तियों को ज्ञात करना। जैसे मैंने बताया अभी कि साहित्य में बदलाव होता जा रहा था। आदिकाल में कोई और साहित्य लिखा गया, रीतिकाल में किसी और प्रकार का, भक्ति काल में किसी और प्रकार का। तो इसीलिए उन प्रवृत्तियों को जानने के लिए, उनकी पड़ताल करने के लिए हमें काल विभाजन की आवश्यकता पड़ी। इससे आगे है जन चेतना का पता लगाना। उस समय भारतीय समाज में क्या चल रहा था, साहित्य उसको दर्शाता है। किसी भी देश का साहित्य उस समय की परेशानियों को, समस्याओं को, जो अच्छाइयां होती है उनको, जनता में क्या चल रहा है उसको दर्शाता है। तो जन चेतना का पता लगाना भी इसका एक मुख्य कारण था। अगला है परंपराओं के उत्थान पतन को देखना। परंपराओं के उत्थान पतन को देखना। जो देश भर में कल्चरल एक्टिविटी चलती हैं, जो परंपराएं चलती रहती हैं, उनके आविर्भाव को देखना, उनके बढ़ते हुए क्रम को देखना, उनके पतन को देखना। इस कारण से काल विभाजन करना अति आवश्यक हो जाता है। आगे चलते हैं। काल विभाजन के आधार क्या थे? काल विभाजन के मुख्य रूप से 3 आधार थे। किस हिसाब से काल विभाजन किया था हमारे इतिहासकारों ने? ऐतिहासिक कालानुक्रम। ऐतिहासिक कालानुक्रम के हिसाब से, समय के हिसाब से, जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। इस तरह से ऐतिहासिक काल के हिसाब के परिप्रेक्ष्य में काल विभाजन किया गया। अगला है साहित्यकार के नाम पर। साहित्यकारों के नाम पर कोई कोई समय ऐसा रहा है कि एक ही साहित्यकार का या फिर 2-3 साहित्यकारों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है हिंदी साहित्य पे, तो उन साहित्यकारों के नाम पर भी काल के नाम दे दिए हैं, कालखंडों के नाम विभाजित कर दिए हैं, जैसे भारतेंदु काल, द्विवेदी काल इत्यादि। नेक्स्ट है साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर। जिस काल में जिस प्रकार का काव्य, साहित्य सबसे ज्यादा लिखा गया, उसी के नाम पर कालखंड का नाम रख दिया गया, जैसे वीरगाथा काल, गद्य काल आदि। तो ये 3 मुख्य आधार हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। काल विभाजन किस किसने किया, किस प्रकार से किया, ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये नेट जेआरएफ की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत प्रबल रहती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला इतिहास ग्रंथ जो था हमारा, गारसा द तासी का, फ्रेंच में लिखा गया था, जो इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। इसमें क्या था? इसमें काल विभाजन नहीं किया गया था। गारसा द तासी ने कोई काल विभाजन नहीं किया था। इसके बाद में ग्रियर्सन
ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया था। ठाकुर शिव सिंह सेंगर का हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ आया था, जो कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर का था। कौन सा था? शिव सिंह सरोज। इसमें भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। फिर तीसरा आता है ग्रियर्सन। ये पाश्चात्य साहित्य इतिहासकार थे, अंग्रेज थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको 1988 ईस्वी में विशेषांक के रूप में एशियाटिक ग्रुप ऑफ सोसाइटी में प्रकाशित किया गया था, और पुस्तक के रूप में ये 1989 ईस्वी में उपलब्ध हुई थी। इसमें सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया है। तो ये प्रश्न बन जाए अगर कि सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किस साहित्य इतिहासकार ने किया है, तो कौन सा हो जाएगा उसका उत्तर? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने 11 युगों में बांटा था कुल। इसमें क्या है, अगर भाग पूछता है, अध्याय पूछता है, तो अध्याय थे 12 अध्याय थे ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में। कितने अध्याय थे? 12। नोट कर लेना इसको, 12 तो अध्याय थे इसमें। और अगर युग पूछता है कितने युगों में बांटा, प्रश्न दो तरीके से बन सकता है इसमें कि कितने अध्याय थे, तो 12 बताना है। अगर युग पूछता है कितने युगों में बांटा, तो 11 युग थे। और 12वें अध्याय में क्या है, उन्होंने विविध परिप्रेक्ष्य रख दिए हैं, सब मिला जुला के उसमें लिखा है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अध्याय 12 हैं और युग 11 हैं। आगे चलते हैं। ये 11 युग कौन कौन से थे? सबसे पहला है हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जिसको भक्ति काल बोलते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे हम। इसको भक्ति काल भी कहते हैं। जो हमारे हिंदी के साहित्य इतिहासकार हैं, उन्होंने भक्ति काल नाम दिया है। आगे चल के पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल कर दिया है इसके बाद में काल विभाजन। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अगला है जायसी की प्रेम कविता। जायसी की प्रेम कविता तीसरा है युग। चौथा युग है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। फिर है 18वीं सदी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ये गलती से लिखा गया है नंबर। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये 10वां अध्याय है या फिर युग है। और 11वां युग क्या है? विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 12वां अध्याय है ये युग नहीं है, ये अध्याय है। 12वां अध्याय क्या है? इसमें विविध परिप्रेक्ष्य, ये 12वां अध्याय है, काल नहीं है। सर्वप्रथम रीति काव्य का शब्द का जो इस्तेमाल है, ये ग्रियर्सन ने ही किया था। जो रीतिकाल नाम इन्होंने लिया है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में जो रीतिकाल नाम दिया है काल विभाजन में, वो ग्रियर्सन से ही उधार लिया है। ग्रियर्सन का देख के ही उन्होंने रीतिकाल नाम दिया। ये भी एक प्रश्न बनता है, आगे पढ़ेंगे जब हम रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तब इसको देख लेंगे। अभी आगे चलते हैं। अच्छा, इनमें से क्वेश्चन कैसे बनता है? इसमें से आजकल तो प्रश्न ऐसे बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या फिर ऐसे दे देगा कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में युगों को क्रम से लगाइए। तो वो 5 युग या फिर 4 युगों का नाम दे देगा, उनको क्रम से लगाना होगा। क्रम वाला प्रश्न आ सकता है इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्रियर्सन का इतिहास और इसके अध्याय। या तो क्रम से पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा
कि इनमें से तीसरा युग चौथा युग कौन कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा क्रमशः कौन कौन से युग हैं, तो 4 ऑप्शन दे देगा उसमें। उनमें हमें बताना है कि कौन सा अध्याय या फिर कौन सा युग किस क्रम में है, वो बताना है हमें। इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन बन जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पहला ही इतिहास ग्रंथ था जिसमें काल विभाजन की चेष्टा की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। मिश्र बंधुओं ने किस तरह से काल विभाजन किया था। ये देखिए डायग्राम बहुत पुराना है, जब मैं तैयारी करता था तब हाथ से बनाया हुआ था नोट्स में, वही मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत इजी तरीके से इसमें डायग्राम बनाया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन, इन्होंने 5 भागों में बांट दिया था। ठीक है, 5 भागों में बांट दिया था, फिर उसके उपभेद बताए थे या फिर उपभाग बताए थे। सबसे पहले है आरंभिक काल, ये विक्रमी संवत 700 से लेके 1444 तक है। फिर आता है हमारा मध्यम काल। मध्यम काल जो है ये 1444 से लेके और माफ कीजिएगा 1445 से लेके 1680 विक्रमी संवत तक। अलंकृत काल जो है ये शुरू हो जाता है हमारा 1681 से 1889 तक। इसके बाद में परिवर्तन काल, विक्रमी संवत 1890 से लेके 1925 तक। इसके बाद में वर्तमान काल। वर्तमान काल हमारा आता है 1926 से लेके अद्यतन। अद्यतन का अर्थ होता है अभी तक। अद्यतन का अर्थ होता है अभी तक जो चल रहा है काल, वो अद्यतन। अब आरंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, पूर्वारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल विक्रमी संवत 700 से लेके 1345 तक। उत्तरारंभिक काल माफ कीजिएगा 1343 है, इसको ठीक कीजिएगा, ये ठीक से दिख नहीं रहा है, ये 1343 है। 1343 है, ये 1345 दिख रहा है, ये 1343 है, लेकिन इसको करेक्शन कर लीजिएगा। उत्तरारंभिक काल है ये 1344 विक्रमी संवत से लेके 1444 विक्रमी संवत तक। इसके बाद में मध्यम काल के 2 भाग बता दिए हैं इन्होंने, पूर्व मध्यम काल और प्रौढ़ मध्यम काल। ये इनका समय दिया हुआ है 1445 से लेके 1560 तक है हमारा पूर्व मध्यम काल, और प्रौढ़ मध्यम काल है 1561 से लेके 1680 तक का। फिर आ जाता है हमारा अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी 2 हिस्सों में देखिए, इन्होंने जितने भी काल विभाजन किए हैं 5 कालों में बांटा है। उनमें से शुरू के 3 कालों को और 2 उनके पार्ट बना दिए हैं और दोनों में लिख दिया है, पहले में पूर्व और दूसरे में उत्तर। पूर्व का मतलब जो पहले था और उत्तर यानी बीच के बाद का। ठीक है, इस हिसाब से इन्होंने बांट दिया है। ऐसे ही पूर्व अलंकृत काल जो है इसका समय है हमारा 1681 विक्रमी संवत से 1790 विक्रमी संवत। उत्तर अलंकृत काल 1791 विक्रमी संवत से 1889। परिवर्तन काल जो है ये हमारा 1890 से 1925 और वर्तमान काल 1926 से अद्यतन। अब आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, शुक्ल जी ने किस तरीके से काल विभाजन किया है। ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है ये वाला काल विभाजन, इसको अच्छे से पढ़ना है हमें। इन्होंने कुल 4 भागों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को। सबसे पहला है आदिकाल, इसको उन्होंने दूसरा नाम वीरगाथा काल दिया है, जो कि विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक है। इसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, जिसको दूसरा नाम भक्ति काल भी दिया है। ये आ जाता है 1375 से 1700 तक। इस समय में क्या है कि
भक्ति की रचनाएं बहुत ज्यादा लिखी गई थी, इसीलिए भक्ति काल नाम दिया है। आदिकाल में चारण काव्य सबसे ज्यादा लिखा गया, तो इसको वीर गाथा काल नाम दे दिया है। उत्तर मध्यकाल में क्या है, मुगलों का शासन था, राजाओं का शासन था, तो उसमें रीति काल नाम दे दिया है। रीति कवियों को हमें बड़े अच्छे से पढ़ना है आगे चल के। इसका समय है 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत। इसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल, गद्य काल। गद्य लेखन सबसे ज्यादा हुआ है आधुनिक काल में, आधुनिक काल में ही सबसे ज्यादा गद्य लेखन हुआ, इसी कारण इसका दूसरा नाम इन्होंने गद्य काल भी दिया है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने नाम दिए हैं। विक्रमी संवत 1900 से लेके अद्यतन अभी तक जो चल रहा है वो। अब आधुनिक काल के इन्होंने 3 भाग बना दिए हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान में क्या है, भारतेंदु की छाप सबसे ज्यादा थी उस समय पे, तो भारतेंदु युग नाम रख दिया है। द्वितीय उत्थान में द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी बहुत ज्यादा छाप छोड़ी थी इन्होंने साहित्य पे, तो इनका नाम द्विवेदी युग रख दिया है। और छायावाद काल तृतीय उत्थान में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान ये बहुत ज्यादा पूछा गया है पीवाईक्यू में। पहले जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन किस हिसाब से किया वो देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले काल को, आदिकाल को कहा है संधि काल, चारण काल। संधि काल है हमारा विक्रमी संवत 750 से लेके 1000 तक। देखिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किस साहित्य इतिहासकार ने काल विभाजन किस तरीके से किया है और क्या समय है उस काल का, ये याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं, मिलान वाले प्रश्न में आते हैं ये, और नॉर्मल प्रश्न वन लाइनर भी आ जाते हैं। चारण काल को इन्होंने 1000 से लेके 1375 विक्रमी संवत तक रखा है। भक्ति काल, इसके बाद में भक्ति काल है 1375 से लेके 1700। रीति काल जो है वो 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से लेके अभी तक। इसके बाद आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस तरीके से काल विभाजन किया है। ये इनका इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य। पूरा इतिहास ग्रंथ तो इन्होंने कोई लिखा ही नहीं है, लेकिन ये इतिहास ग्रंथ की तरह ही इस रचना को पढ़ा जाता है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। इसमें इन्होंने काल विभाजन किया है। सबसे पहले आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल, इसको रीति काल भी कहा है, ये 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, आधुनिक काल 1900 से लेके 1952। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है हमें। आगे चलते हैं। गणपति चंद्र गुप्त का, गणपति चंद्र गुप्त का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। देखिए ये मिलान वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि एक तरफ लिख देंगे इतिहास ग्रंथ और एक तरफ लिख देंगे उनके रचनाकारों के नाम, और हमें मिलान करना होगा कि कौन सी रचना किस लेखक की है, कौन से इतिहासकार ने कौन सा हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है, वो हमें मिलान करना होगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने किस तरीके से काल विभाजन किया है। सबसे पहले प्रारंभिक काल, इसको उन्होंने शून्य काल भी कहा है। एक एक पॉइंट इसमें याद रखने का है, पढ़ने का है। ये है 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। मध्यकाल जो है ये है 1350 से 1857 ईस्वी। और मध्यकाल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो है ये 1350 से 1500 ईस्वी, और
उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी। फिर इसके बाद में आधुनिक काल, आधुनिक काल को इन्होंने 1857 से 1965 के काल में रखा है। इसके बाद आ जाता है डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे साहित्य इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उनका काल विभाजन याद करना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आदिकाल को इन्होंने 7वीं सदी से 14वीं सदी तक रखा है, 14वीं सदी का मध्य। अब ये सदी का मध्य क्या है? जैसे 14वीं सदी है, ये कैसे आता है? ये आता है 1300 से लेके और 1400 ईस्वी। जो ये साल आते हैं 100 साल हैं, ये 1300 से 1400 ईस्वी। इसमें क्या है? इसमें 3 हिस्से बना दिए जाते हैं। कैसे? एक तो पूर्वार्ध। पूर्वार्ध क्या होता है? पूर्वार्ध होता है हमारा शुरू के 50 साल। पूर्व अर्ध। पूर्वार्ध कैसे बना है? पूर्व प्लस अर्ध, यानी 1300 से लेके और 1350 तक। 1300 से लेके 1350 तक हो जाएगा हमारा पूर्वार्ध काल। ओके, और फिर आ जाता है हमारा उत्तरार्ध। उत्तरार्ध कौन सा होता है? उत्तर प्लस आर्ध। उत्तरार्ध यानी कि जो बाद में आया है, बाद वाला आधा। बाद वाला आधा उत्तरार्ध होता है हमारा। ये है 1350 से लेके या फिर 51 से लेके हम लिख सकते हैं इसको 1400 तक। ये हो गया उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, ऐसा मेरा मानना है। और मध्य क्या हो जाएगा? मध्य जो है, सदी का मध्य जो लिखा है, इसका अर्थ हो जाता है हमारा 1341 से लेके 1350 तक लगभग। ये लगभग होता है, जो मध्य है ये लगभग होता है। ठीक है, इसमें 2-4 साल ऊपर नीचे इसमें से भी हो सकता है, 2-4 साल ऊपर नीचे बाद वाले ईयर में भी हो सकता है। आगे समझ में? आगे चलते हैं। रीतिकाल। रीतिकाल को इन्होंने रखा है 17वीं सदी का मध्य से लेके 19वीं सदी का मध्य, यानी लगभग 1650 से लेके और 1650 से लेके 1850 तक। ठीक है, इसके बाद में अब तो आप समझ गए हैं मध्य का क्या अर्थ है, अपने आप समझ सकते हैं इस चीज को। अब फिर आ जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने और भागों में विभाजित कर दिया है। पहले 4 भाग हैं इसके। भारतेंदु काल, इसको उन्होंने पुनर्जागरण काल भी कहा है, जो कि 1857 से लेके 1900 ईस्वी तक इसका काल रखा है। इसके बाद में है द्विवेदी काल। द्विवेदी काल को इन्होंने जागरण सुधार काल भी नाम दिया है। ये देश काल की प्रवृत्ति के हिसाब से इन्होंने दूसरे दूसरे नाम दिए हैं। जैसे शुक्ल जी ने साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर दूसरे नाम दिए थे, ऐसे ही इन्होंने सामाजिक परिस्थितियां जो थी उस समय पे, उनके हिसाब से दूसरा दूसरा नामकरण किया है। द्विवेदी काल को इन्होंने जागरण सुधार काल कहा है, जो कि 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक इसका समय दिया है। इसके बाद में छायावाद। छायावाद काल 1918 से लेके 1938 ईस्वी तक। और इसके बाद जो इन्होंने छायावादोत्तर काल कहा है, 1938 ईस्वी के बाद जो है वो। और इसके बाद में 1938 के बाद प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल इन्होंने इसके बाद में नाम दिया है 1938 से 1953 तक। इसके बाद में नवलेखन काल 1953 से अभी तक। तो ये हो गया डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन। इसके बाद में ये पढ़ लिया हमने, ये हो गया है। इसके बाद में आता है सर्वमान्य काल। नागरी प्रचारणी सभा काशी के हिसाब से काल विभाजन जो है वो कैसे किया है, इन कालखंडों में किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा सर्वमान्य काल विभाजन जो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो इसको इन्होंने कैसे विभाजित किया है देख लेते हैं। आदिकाल को विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और इसके बाद में आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने विक्रमी संवत 1900 से लेके अभी तक विभाजित किया है और इसके उपभाग बनाए हैं। उपभाग कौन कौन से हैं? संक्रांति काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता। इसको क्रम से लगाने वाला क्वेश्चन बहुत अधिक संभावना रहती है यहां से क्रम वाला प्रश्न आने की, तो इसका क्रम जरूर से याद कर लेना है। हमें सभी कालों का जो उपभेद बताए हैं आधुनिक काल के, इनका क्रम अच्छे से याद कर लेना है। इसमें से क्वेश्चन आने की अटल संभावनाएं रहती हैं। ये क्या है? नागरी प्रचारणी सभा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। इसको 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके 16 खंड ही प्रकाशित हो पाए हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी के इतिहास ग्रंथ में 16 खंड हैं। 16 खंडों में विभाजित है यह इतिहास ग्रंथ। पहले योजना थी इनकी 18 खंडों में विभाजित करने की, लेकिन बाद में 16 खंड ही इसके प्रकाशित हो पाए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रथम सबसे पहले किसने किसको माना है। तो सबसे पहले हम प्रथम कवि का ही जिक्र करते हैं। अलग अलग जो हमारे इतिहासकार हुए हैं, बड़े बड़े इतिहासकार, उन्होंने किसको सबसे पहले प्रथम कवि की संज्ञा दी है। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड्र को सर्वप्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, रामचंद्र शुक्ल ने मुंज या भोज को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान, या फिर अब्दुल रहमान भी लिखा मिलता है कई जगह, या फिर अब्दुल रहमान भी लिखा हुआ मिलता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को, राहुल सांकृत्यायन ने माना है सरायपा को, जो कि सर्वमान्य मत है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है वन लाइनर टाइप हमारे एग्जाम में कि हिंदी साहित्य के सबसे पहले कवि का नाम बताइए, उसमें ऑप्शन अगर दिए हुए हैं तो सरायपा सबसे ठीक जवाब होगा हमारा। अगर किसी इतिहासकार विशेष के द्वारा माने गए प्रथम कवि का नाम पूछता है तो हमें इनमें से बताना है। जैसे शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये सब हमें याद करने हैं। अब है मिश्र बंधुओं ने प्रथम कवि किसको माना, किसी को नहीं माना। प्रथम कवि का उनके ग्रंथ में, मिश्र बंधु विनोद में कोई विचार नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें प्रथम गद्यकार का जिक्र अवश्य मिलता है। उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का सर्वप्रथम गद्यकार बताया है। आ गया होगा समझ में। आगे है सर्वप्रथम रचना। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली रचना हिंदी की कौन सी मानी जाती है, किसने किसको माना है। तो इसमें सर्वमान्य रूप हम देखते हैं। सर्वमान्य रूप से क्या है, सरायपा को सबसे पहला कवि माना है हिंदी का, लेकिन इनकी कोई रचना नहीं प्राप्त होती है। इनकी कोई रचना हमें अभी तक प्राप्त नहीं होती है पूरी पूरी। इसी कारण क्या है, जैनाचार्य देवसेन की श्रावकाचार नामक ग्रंथ, जो कि 933 ईस्वी का है, 933 ईस्वी का है, इसको हिंदी की सर्वप्रथम रचना माना जाता है। तो श्रावकाचार में है क्या, ये देख लेते हैं। श्रावकाचार में
250 दोहा छंद हैं। 250 दोहा छंद का ये ग्रंथ है जिसमें गृहस्थ तथा श्रावक धर्म का वर्णन करती उपदेशात्मक रचना है। ये कैसी रचना है? इसमें गृहस्थ तथा श्रावक धर्म का वर्णन हमें प्राप्त होता है और ये मुक्तक रचना है, शांत रस प्रधान रचना है और इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी। इसकी भाषा याद रखना बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है? क्योंकि इसकी भाषा है, ये है अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अपभ्रंश भाषा क्या है, पुरानी हिंदी क्या है, पुरानी हिंदी को सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो श्रावकाचार जो है इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी मानी जाती है। सरापा की 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है जिसमें दोहा कोश मुख्य मानी जाती है। सरापा की कितनी रचनाएं हैं? मुख्य रूप से 32 रचनाएं हैं। ये हम आगे सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, उनमें इनकी रचनाओं को अच्छे से पढ़ेंगे कि 32 रचनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, ये हम देखेंगे। हो गया होगा इतना, आगे चलते हैं। आदिकाल की समय सीमा। अलग अलग इतिहासकारों ने आदिकाल की समय सीमा क्या क्या मानी है। ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी माना है। मिश्र बंधु ने 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी माना है। राहुल सांकृत्यायन ने 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी माना है। ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी माना है और ये सर्वमान्य मत है। रामशंकर शुक्ल रसाल ने 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, एचबीडी का भी याद करना है, ये भी काफी पूछा जाता है एग्जाम में, इन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी है 1000 से 1400 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र ने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी का मध्य माना है, यानी कि 650 से 1350 ईस्वी। गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। राम कुमार वर्मा ने 697 ईस्वी से 943 ईस्वी। अभी जो क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न बदल गया है। पहले इसमें से मिलान वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आदिकाल की समय सीमा में एक तरफ लिख देगा इतिहासकारों के नाम, एक तरफ लिख देगा समय सीमा, उसको मिलान करना है हमें। ये वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता था। अभी तो काफी टाइम से ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन एनटीए का भरोसा नहीं है। पुराने क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के नई तरीके से प्रस्तुत करता है, वो नई तरीके से पूछता है प्रश्न। कोई नए तो बनते हैं नहीं, लेकिन उनके पूछने का तरीका नया होता है, तो इसको याद रखना जरूरी हो जाता है। आगे चलते हैं। आदिकाल का नामकरण। विभिन्न इतिहासकारों ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिए हैं, ये पढ़ेंगे हम। मिश्र बंधु ने क्या कहा है? आरंभिक काल। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है या फिर शून्य काल कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है या फिर आदिकाल। उन्होंने दो नाम दिए हैं, एक वीरगाथा काल, एक आदिकाल। आदिकाल का आदिकाल नाम सर्वमान्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल। आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले पहले साहित्यकार कौन हैं? पहले साहित्य इतिहासकार हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको कहा है संधिकाल चारणकाल। ग्रियर्सन ने चारणकाल। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, जो कि सर्वमान्य मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल को आदिकाल। हाँ, ये मैंने गलत बता दिया था, इसको करेक्शन है इसमें कि
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को सबसे पहले आदिकाल नाम दिया, क्योंकि शुक्ल जी ने तो दो नाम दे दिए थे, आदिकाल और वीरगाथा काल, लेकिन आदिकाल को केवल आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही सर्वप्रथम कहा है। इसके बाद में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है वीरकाल। और इनके दो इतिहास ग्रंथ प्राप्त होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास एवं हिंदी साहित्य का अतीत। रामशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाव्य काल कहा है, बाल्यावस्था काल कहा है, शिशु अवस्था काल कहा है, अंधकाल कहा है। इन्होंने इतने नामों से आदिकाल को पुकारा है, तो इनको भी याद करना, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाता है। हो गया होगा, आगे चलते हैं। आदिकाल का नामकरण, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो तो इसी स्लाइड में है, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, इनको पक्का याद करना है। और इस स्लाइड में जो है ये थोड़े से गौण आ जाते हैं। 11वें नंबर पर आता हमारा डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल कहा है। पृथ्वीनाथ कंवल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है। राम खिलावन पांडे तथा डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने संक्रमण काल कहा है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल कहा है। श्याम सुंदर दास ने वीर काल या फिर अपभ्रंश काल कहा है। शैलेश जैदी ने आविर्भाव काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल और डॉक्टर हरीश ने उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। इसमें से भी मैं आपको बता देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी का हो जाता है, श्याम सुंदर दास का हो जाता है, एक पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ का भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें से इन तीन को याद कीजिएगा। आगे चलते हैं। आदिकाल के बारे में विशेष तथ्य क्या क्या हैं, इसमें से 1-लाइनर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। क्या क्या है इसमें? हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ने भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश के बढ़ाव को या फिर अपभ्रंश के विकसित रूप को ही हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा है। ऐसे आ सकता है प्रश्न कि अपभ्रंश का बढ़ाव और विकसित रूप, कि आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ाव अथवा अपभ्रंश का विकसित रूप किस किस इतिहासकार ने माना है। तो उसमें से हर एक ऑप्शन में 2-2 नाम दे देगा और हमें सही उत्तर बताना होगा। तो इसमें हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। आगे आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल कहा है। आदिकाल को शुक्ल जी ने निर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। शुक्ल जी ने इसे प्राकृताभास हिंदी का काल भी कहा है। गुलेरी जी ने इसे पुरानी हिंदी कहा है। पुरानी हिंदी का जिक्र इससे पहले भी आया था। तो सबसे पहले पुरानी हिंदी का नाम ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ही दिया है। आगे चल के हम इसकी व्याख्या भी देखेंगे कि किस हिसाब से उन्होंने पुरानी हिंदी नाम दिया था। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का एक बहुत ही अच्छा कहानी भी हम पढ़ने वाले हैं, उसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जो कि हमारी कहानी वाली यूनिट में लगी हुई है, उसको हम उस समय पे चल के पढ़ेंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का इस कारण से ये कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, एक कथन है कि आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभाव की मनस्थितियों का प्रतिफलन है।
ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और आदिकाल के बारे में एक और कथन है, आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय से कुछ पीछे तक यानी कुछ बाद तक माना जाता है, ये शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी ने हम्मीर देव को आदिकाल का अंतिम कवि माना है। इसी कथन से हमें यह पता चल जाता है और इन्होंने लिखा भी है, शुक्ल जी ने अपने इतिहास में लिखा है कि हम्मीर देव सबसे आखिरी कवि हैं आदिकाल के। शुक्ल जी ने इसको अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्तियों का युग भी कहा है। आदिकाल की भाव पक्ष संबंधी क्या विशेषताएं थी? वीर गाथात्मकता, राजाओं का जो है उनकी वीरता का बहुत भारी गुणगान किया है, इसलिए इसको चारण काल भी कहा गया है ना। उनकी वीर गाथाओं का बड़ा चढ़ा के वर्णन किया है। युद्धों का सजीव चित्रण इसमें मिलता है, श्रृंगारिकता मिलती है, वीर रस मिलता है हमें बहुत ज्यादा इसमें। प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों में चित्रण। ये आलंबन और उद्दीपन क्या है, ये काव्य शास्त्र में हम आगे चल के पढ़ेंगे। दरबारी संस्कृति साहित्य की प्रधानता इसमें मिलती है। दरबारी कवि होते थे चारण काल में या फिर आदिकाल में, ठीक है। इसमें हमें दरबारी संस्कृति साहित्य की प्रधानता प्राप्त होती है। कला पक्ष संबंधी विशेषताएं क्या क्या हैं? प्रबंध और मुक्तक रचनाएं लिखी गई, डिंगल पिंगल शैली में लिखी गई। इसमें दोहा, चौपाई, छप्पय, त्रोटक ये छंद लिखे गए। गाथा प्रधान ये युग रहा। सभी शब्दालंकार और अर्थालंकारों का प्रयोग, ये अशुद्ध हो गया यहाँ पे अर्थालंकार, इसको शुद्ध कर लीजिएगा। पूरा नया नया आके यहां पर ऊपर बिंदी आएगी। प्राय सभी शब्दालंकार और अर्थालंकारों का प्रयोग हमें इसमें मिलता है। ये शब्दालंकार और अर्थालंकार क्या होते हैं, ये हम आगे चल के हिंदी काव्य शास्त्र में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसमें क्या है? अत्युक्ति, अतिशोक्ति, श्लेष, उपमा, यमक, अनुप्रास, मैक्सिमम जो अलंकार है उनका प्रयोग इसमें प्राप्त होता है। आगे आ जाती हैं वे 12 रचनाएं जिनके आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। आदिकाल ने क्या किया? आदिकाल ने क्या किया है कि अपना इतना प्रभाव किया है कि उस समय पे राजाओं की बड़ाई में, उनकी वीरता के बारे में चारण कवियों ने बहुत भारी भारी बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। इसी कारण से शुक्ल जी ने इसका एक नाम वीर गाथा काल भी दिया है, ठीक है। इसका आधार इन्होंने 12 रचनाएं रखी थी। इसमें से 4 तो हैं अपभ्रंश में लिखी हुई और बाकी 8 हैं देश भाषा में लिखी हुई। तो अपभ्रंश में लिखी हुई 4 रचनाएं कौन कौन सी हैं? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और देश भाषा काव्य, देश भाषा में लिखी हुई कौन कौन सी हैं? 8। खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, परमाल रासो, जयमयंक जसचंद्रिका, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। ये 8 देश भाषा काव्य हैं जिनको आधार बनाया शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम देने के लिए। इन सभी के बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। इनको याद कीजिएगा, ये 12 रचनाएं याद करना। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि रचनाओं के नाम दे देगा 4-5 और बताएगा इनमें से कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जिनका आधार वीर गाथा काल नामकरण में इस्तेमाल किया गया है। अब आ जाता है आदिकाल की पृष्ठभूमि। उस समय पे राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी। आदिकाल का जो काव्य लिखा गया, जो साहित्य लिखा गया, उस समय पर क्या परिस्थितियां थी भारतवर्ष की, वो लिखा है। राजनीतिक स्थिति क्या थी? कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, छोटे छोटे प्रदेशों में देश बटा हुआ था और राजाओं की जो है बहुत ही संकीर्ण मानसिकता थी। संकीर्ण मानसिकता थी हमारे उस समय के
राजाओं की, ये तुच्छ की जगह संकीर्ण लिख लेना। संकीर्ण मानसिकता थी, छोटे छोटे भूभागों में बटे हुए थे, प्रांत बटे हुए थे अलग अलग, ठीक है, जिनको राजा अपना देश ही समझते थे। ऐसी मानसिकता थी उनकी, छोटे छोटे प्रदेशों को, छोटे छोटे प्रांतों को वो अपना अपना देश मान के बैठे हुए थे, ऐसी उनकी समझ थी। आर्थिक स्थिति क्या थी उस समय पे? आम जनता की, मध्यम और निम्न वर्गीयों की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। खाने पीने के लाले थे, व्यापार की निश्चित व्यवस्था नहीं थी, ज्यादातर जो लोग हैं वो कृषि और मजदूरी पर आश्रित थे। सामाजिक स्थिति क्या थी उस समय पे? समाज में क्या चल रहा था भाई? छुआछूत का बोलबाला था, पितृसत्ता थी, नारी की दयनीय स्थिति थी, हिंदू मुसलमान वैमनस्य चरम पर था। धार्मिक स्थिति क्या थी? मूर्ति पूजा का खूब चलन था, अंधविश्वास में डूबा हुआ था हमारा समाज, बाह्य आडंबर बहुत चलते थे और हिंदू धर्म पतन की ओर बढ़ रहा था। हिंदू धर्म पतन की ओर बढ़ रहा था, इसी कारण से भक्ति काल का उदय भी माना जाता है। कि हम जब भक्ति काल पढ़ेंगे तब वहां की उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थितियां हम जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस कारण से भक्ति काल का उदय हुआ था। इसमें काव्य धाराएं क्या क्या मिलती हैं हमें आदिकाल में? पहला है रासो साहित्य, इसके बाद रास साहित्य या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। ये काव्य धाराएं हमें आदिकाल में प्राप्त होती हैं। आदिकाल की काव्य धाराएं ये 5 हैं जो कि हमें हमारे इतिहास ग्रंथों में मिलती है। और इन धाराओं का क्रम क्या है? सबसे पहले सिद्ध साहित्य आया, उसके बाद में नाथ साहित्य आया, उसके बाद में रासो साहित्य आया, उसके बाद में रास या जैन साहित्य आया। इसका क्रम पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है, इसमें विशेष रूप से इसको लिखा है, इसको याद कर लेना। आदिकाल की काव्य धाराओं का क्रम क्या है? ये बहुत जगह नहीं मिलता है, सब जगह ये नहीं मिलेगा, इसको नोट कर लेना। कॉपी पेन पे नोट बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा आप सब लोगों के लिए। उससे क्या है, नोट सब हमारे एक जगह हो जाएंगे, लिखते हुए भी हमें याद होगा, फिर रिवीजन करेंगे तब और याद होगा, 2-3 बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बारे में है। ये देखिए, इसमें अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य जो हमने पढ़े हैं, जिनको 12 ग्रंथों को आधार बनाया था उन्होंने वीर गाथा काल नामकरण के लिए, उनका नाम दिया है यहां पे। और प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं बताई हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये तो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाई है कि किस हिसाब से कौन सा क्रम है जिससे हिंदी का उद्भव हुआ, विकास हुआ। ये हमारा फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ लिया है। इसको मेनली मैंने रखा है इस चीज के लिए, शुक्ल जी ने इतिहास को जो 4 कालखंड में विभाजित किया है, उसमें आदिकाल को 4 प्रकरणों में या फिर अध्यायों में विवेचित किया है। ये 4 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, प्रकरण 2 है अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 है देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 है फुटकल रचनाएं। ठीक है, प्रकरण 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है, ये हम मोटा मोटा अभी देख लेते हैं। प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ, अवधि और उसकी 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया है। सामान्य परिचय में हमें क्या क्या मिलता है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति क्या है, इसमें
आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। जैसे आदिकाल जब से शुरू होता है तो शुरू के 150 वर्ष जो हैं उसमें कोई एक निश्चित परिपाटी नहीं थी रचना की। इसमें क्या क्या मिलता है हमें? धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर, सभी प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। इन सभी प्रवृत्तियों की रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त होती है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। ठीक है, किसी पे विश्वास किया जा सकता है, हाँ ये उस समय की हो सकती है, और कई कई रचनाएं ऐसी हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि उस समय पे ऐसा काव्य भी, ऐसा साहित्य भी लिखा जा सकता है क्या। तो प्रकरण 1 में ये सामान्य परिचय हमें प्राप्त होता है। प्रकरण 2 में क्या है? पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश में। दूसरा प्रकरण में क्या था? अपभ्रंश काव्य है ना, इसमें अपभ्रंश में लिखे हुए रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कथा गाथाएं तो थी ही, लेकिन जैन और बौद्ध आचार्यों ने अपने मतों का प्रचार करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, प्रसार करने के लिए इसी भाषा में, अपभ्रंश काव्य में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो इसमें यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैन और बौद्ध काव्य जो हमें प्राप्त होता है वो मुख्यतया अपभ्रंश भाषा में ही मिलता है। आगे देखते हैं प्रकरण 3। ये जो लिखे हुए हैं ये तो मैं आगे आपको पढ़ाने ही वाला हूं। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा इन्हीं को ब्रॉडली, डीपली आप सब लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। इन्होंने जो है सिद्ध सामंत काल, इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें लिख के छोड़ रखी है गाइड में, लेकिन इनको अच्छे से हमें ब्रॉडली पढ़ना है। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ये मैंने दृष्टि से लिया है, दृष्टि का पेज है ये, दृष्टि वाली जो गाइड है इसमें ठीक ठाक लिखा मिला था मुझे ये 4 प्रकरण, इसलिए मैंने इससे ये पेज ले लिए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। देश भाषा काव्य, वीरगाथा काल। प्रकरण 3 में हमें क्या मिलता है? देश भाषा काव्य। ठीक है, इसमें जो जितने भी हमारे रासो ग्रंथ हैं ये मिल जाते हैं। इसमें 7 ग्रंथों का विवेचन किया है। ये 7 ग्रंथ पढ़ लीजिएगा। खुमान रासो, दलपत विजय का, बीसलदेव रासो, नरपति नान्य का, पृथ्वीराज रासो बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रबरदाय का ये पढ़ेंगे हम, जयचंद्र प्रकाश, भट्टकेदार का, जयमंक जसचंद्री का, मधुकर कवि का, इनके राइटर भी याद रखने हैं, परमाल रासो, जगनीक का, रणमल छंद, श्रीधर का। ये देश भाषा काव्य याद रखना है हमें। आगे चलते हैं। चौथे प्रकरण में क्या आता है? हमारी फुटकल रचनाएं। आदिकाल में मोटे तौर पर 3 तरह की भाषाएं मिली। कैसे? पहले तो हमारी अपभ्रंश काव्य भाषा मिली है ना, इसके बाद में प्राकृत मिलती है, और इसके बाद में प्राकृत रूढ़ियों से मुक्त जो देश भाषा काव्य लिखा गया वो मिलता है। ठीक है, तो फुटकल रचनाओं में सबसे पहले क्या है? प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध भाषा अपभ्रंश है। ठीक है, प्राकृत का आगे का जो वर्गीकरण है वो अपभ्रंश भाषा बोलते हैं उसको हम। जैसे आगे आगे बढ़ा है प्राकृत तो अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है, और इसके 3 रूप मिलते हैं। सिद्धों ने जो इस्तेमाल की वो प्रचलित काव्य भाषा एक तो, ठीक है, जिस अपभ्रंश का सिद्धों ने इस्तेमाल किया उसे अपभ्रंश काव्य भाषा बोलते हैं। नाथों ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसको सधुकड़ी भाषा बोलते हैं, और शारंगधर और विद्यापति की बोली इसको अपभ्रंश भाषा कहते हैं। प्राकृत की रूढ़ियों से जो भाषा जब मुक्त हो गई तो उसे देश भाषा कहते हैं। इसके 2 रूप हैं, पिंगल और डिंगल। पिंगल और डिंगल भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम
पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे तो उसकी भी जो शैली है, जो भाषा है, वो पिंगल और डिंगल में लिखी गई है। पिंगल और डिंगल है क्या, ये आगे की क्लासेस में पढ़ना है, तो साथ में बने रहिएगा। प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त भाषा। लगभग मुक्त भाषा यानी कि प्राकृत का जो असर था जब भाषा में कम होने लग गया, जब पूरी तरह प्राकृत के प्रभाव से मुक्त हो गई भाषा, तो उसमें कौन सी रचनाएं लिखी गई? विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियां। ठीक है, प्राकृत की रूढ़ियों से बिल्कुल मुक्त भाषा है अगर, तो वो कौन सी रचनाओं की है? मुख्य रूप से विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां। ये तो एकदम जो हमारी बोलचाल वाली भाषा थी उसमें लिखा गया था, यानी कि प्राकृत की रूढ़ियों से बिल्कुल मुक्त हो चुकी थी उस समय पे हमारी पुरानी हिंदी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जिनको अच्छी लगी हो क्लास, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ बने रहना। पूरा सिलेबस करवा के दूंगा। दिसंबर नेट का जो एग्जाम होगा वो हमें पास करना है, जेआरएफ क्लियर करना है, हमें पीएचडी करना है आगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बने रहना मेरे साथ अगले अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।